नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आया हूं दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण 35 प्रश्न। शिक्षा मनोविज्ञान प्रश्नोत्तरी दोस्तों, अगर 35 में से अगर आप 25 कर देते हो तो आपकी शिक्षा मनोविज्ञान की बहुत ही अच्छी तैयारी है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले एक बार सभी साथी लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? संवाद है, पुरस्कार है, व्याख्यान है या निर्देशन है? तो दोस्तों आपको एक जानकारी और दे दूं कि वीडियो के अंत के अंदर आपको कमेंट करके बताना है कि 35 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आपने क्या किए हैं, सही किए हैं। दोस्तों ये एक आपका जांच है जिससे आपको अपना स्तर है वो पता चल जाएगा कि आपकी शिक्षा मनोविज्ञान की कितनी तैयारी है वो हो चुकी है। तो कौन सी गतिविधि है जो बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? संवाद दोस्तों, ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्किनर के अनुसार भाषा की अव्याप्ति होती है। स्किनर के अनुसार भाषा की अव्याप्ति होती है अनुकरण के द्वारा, संज्ञानात्मक प्रतिनिधित्व के द्वारा, उद्दीपक अनुक्रिया प्रतिमान के द्वारा, क्लासिकी अनुबंधन के द्वारा। तो पूछा क्या है? स्किनर के अनुसार भाषा की अव्याप्ति क्लासिकी अनुबंधन के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है। माता पिता से वंशजों में जो स्थानांतरित होते हैं उन लक्षणों को क्या कहा जाता है? दोस्तों क्वेश्चनों को समझना, यहां पर जिन कमेंट करेगा उसका गलत होगा। पर्यावरण कहा जाता है, आनुवंशिकता कहा जाता है, जिन कहा जाता है या होम्योस्टेटिस कहा जाता है। दोस्तों यहां पे क्या कहा गया है? माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को आनुवंशिकता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। बालक का स्वास्थ्य, शारीरिक विकास उसके सही विकास के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है। यह कथन कैसा है? 4 ऑप्शनों में से आपको आंसर है वो सही बताना है। पहला है असत्य है क्योंकि शारीरिक विकास किसी भी तरह से दूसरे क्षेत्र के विकास को प्रभावित नहीं करता है। बी ऑप्शन है गलत हो सकता है क्योंकि शारीरिक विकास में विभिन्नता होती है। सी ऑप्शन है सत्य है क्योंकि शारीरिक विकास क्रम से सबसे ऊपर होता है। और डी है सत्य है क्योंकि शारीरिक विकास दूसरे क्षेत्र के विकासों से संबंध रखता है। तो क्वेश्चन क्या था? बालक का जो स्वास्थ्य है, शारीरिक विकास उसके सही विकास के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है। यह कथन सत्य है क्योंकि शारीरिक विकास दूसरे क्षेत्र के विकासों से संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। समग्रवाद के मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है, जो समग्रवाद है उसमें मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है अंश से पूर्ण की ओर, एक तरफ से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, बीच की ओर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो समग्रवाद के अंतर्गत दोस्तों पूर्ण से अंश की ओर ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मोहित को बच्चों को पढ़ाना पसंद है इसलिए वह बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए खूब परिश्रम तैयारी कर रहा है। वह किससे अभिप्रेरित है? आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, बाह्य रूप से अभिप्रेरित है, सक्रिय रूप से अभिप्रेरित है या बौद्धिक रूप से अभिप्रेरित है? तो दोस्तों मोहित है उसको क्या है? बच्चों को पढ़ाना बहुत पसंद है। बीएड की प्रवेश परीक्षा होती है उसकी वो खूब परिश्रम कर रहा है, तो वो आंतरिक रूप से क्या है? अभिप्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अधिगम सिद्धांत के संदर्भ में इसके फोल्डिंग संकेत करता है। क्या संकेत करता है दोस्तों? अनुरूपित शिक्षण का, पूर्व अधिगम का पुनरावृत्ति, वयस्कों द्वारा अधिगम में अस्थायी सहायता,
छात्रों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना इंपॉर्टेंट है। अधिगम सिद्धांत के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग संकेत करता है वयस्कों द्वारा अधिगम में अस्थायी सहायता की। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, क्या उद्देश्य होना चाहिए मुख्य? शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना, शिक्षार्थियों की उपलब्धियां मापना, यह निर्णय करना कि क्या एक विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना चाहिए, या अधिगम की कमियों का पता लगाना और उन्हें दूर करना। तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है कि अधिगम के अंदर क्या कमियां रही है उनका पता लगाना, उनको दूर करना। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए सबसे उपयुक्त तार्किक आधार क्या है? सतत और जो व्यापक मूल्यांकन होता है उसके लिए सबसे उपयुक्त तार्किक आधार क्या है? ऑप्शन है अधिगम, एक से अधिक पहलुओं का आकलन करना, मूल्यांकन के अवसरों का अधिकतमीकरण, मानव व्यक्तित्व की समग्र प्रकृति, शिक्षकों पर बोझ बढ़ाना। दोस्तों क्वेश्चन को समझना, सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए सबसे उपयुक्त तार्किक आधार क्या होता है? अधिगम के एक से अधिक पहलुओं का आकलन करना। आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है, किसका बढ़ावा देता है? प्रतियोगिता की भावना को, सहयोग की भावना को, प्रतिद्वंद्विता की भावना को और तटस्थता की भावना को। जो एक अच्छा अध्यापक होता है दोस्तों वो जो विद्यार्थी है उनके मध्य सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है। तो दोस्तों आपसे मैं कहना चाहता हूं और आपसे मैं सहयोग मांग रहा हूं कि इस वीडियो की लिंक को आप अधिक से अधिक क्या करो दोस्तों, शेयर करो, जिससे सभी साथी आपके साथ जुड़ सके, ऐसे क्वेश्चनों का फायदा उठा सके, उनका भी क्या होगा, सहयोग होगा। तो सहयोग की भावना को एक अच्छा अध्यापक है वो विद्यार्थियों के मध्य क्या करता है, बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है। आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंदर शिक्षक की भूमिका क्या होती है? ऑप्शन है सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, बच्चों को गणित, विज्ञान और भाषा सिखाने की, बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा देने की, बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने की। आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की भूमिका कैसी है? शिक्षक की सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक शिक्षिका अपने कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन है विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना, उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना, गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना, तनाव को नियंत्रित करना सिखाना। शिक्षिका है, अपनी कक्षा है, उसमें प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यता है, उसकी उपलब्धि के लिए उसे उपलब्धि है, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे क्या नहीं करना चाहिए? विशेष ध्यान के लिए। ऑप्शन ए देखिए, विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव व्यक्ति परिणाम है। मानव व्यक्ति परिणाम किसका है? पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण के अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का, केवल आनुवंशिकता का। तो सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का मानव व्यक्ति परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें, कक्षा के अंदर जो प्रश्न पूछते हैं विद्यार्थी उन्हें, ऑप्शन है कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, या स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कक्षा के अंदर जो विद्यार्थी, जो छात्र प्रश्न पूछते हैं उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया था।
किंडरगार्टन जो पद्धति है उसका प्रतिपादन किसने किया? टीपी नन ने, स्पेंसर ने, फ्रोबेल ने या मोंटेसरी ने? किंडरगार्टन जो पद्धति है फ्रोबेल ने इसका प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के संबंध में सही है? कौन सा कथन है जो अधिगम के बारे में सही है दोस्तों? ऑप्शन है, बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों से संकेत मिलता है कि किसी प्रकार का अधिगम नहीं हुआ है। बी ऑप्शन है, अधिगम ऐसे वातावरण में प्रभावी होता है जो शिक्षार्थियों के लिए भावनात्मक रूप से सकारात्मक और संतोषजनक हो। सी ऑप्शन है, अधिगम के स्तर पर अधिगम भावनात्मक कारकों से नहीं प्रभावित होता है। और डी ऑप्शन है, अधिगम मूल रूप से मानसिक गतिविधि है। समझिए क्वेश्चन को, कौन सा कथन अधिगम के संबंध में सही है? बी ऑप्शन उठाइए, अधिगम ऐसे वातावरण में प्रभावी होता है जो शिक्षार्थियों के लिए भावनात्मक रूप से सकारात्मक और संतोषजनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब उस परीक्षा को क्या कहते हैं? बालक की परीक्षा द्वारा मापी गई जो योग्यता है वो सही मूल्यांकन का स्थायित्व है, उसके अंदर स्थायित्व प्राप्त हुआ है, तब उस परीक्षा को कहेंगे वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर रहेगा यहां पे वस्तुनिष्ठता, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? कौन सा शारीरिक विकास का प्रमुख एक नियम है दोस्तों? देखते हैं। मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, दूरगामी विकास का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। तो सी ऑप्शन सही रहेगा, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम द्रुतगामी विकास का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लें दोस्तों। निम्न में से कौन है जो प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं? भाई बहन एवं अध्यापक, अध्यापक एवं साथी, साथी एवं माता पिता, माता पिता एवं भाई बहन। सही आंसर डी ऑप्शन, माता पिता एवं भाई बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सा आयु समूह है प्रवृत्ति बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? सिंपल क्वेश्चन है, बस यहां इतना सा शब्द जोड़ा गया है प्रवृत्ति। आपका ऑप्शन देखिए दोस्तों, 11 से 18 वर्ष, 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष, 6 से 11 वर्ष। तो यहां पे बाल्यावस्था का समय ही कौन सा है? 6 से 11 वर्ष। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसमें मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है? किसमें देती है? निर्माणात्मक मूल्यांकन में, योगात्मक मूल्यांकन में, निदानात्मक मूल्यांकन में, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर रहेगा योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक बालक का बौद्धिक विकास अनुकूलन और किससे संबंधित है? अभिज्ञान से, मानसिक निरूपण से, समझौता से या समायोजन से? एक बालक का जो बौद्धिक विकास होता है वो अनुकूलन और समायोजन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे, एक कक्षा, अपनी कक्षा है, उसके एक विद्यार्थी की जो प्रवृत्ति है उसको शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना चाहिए होगा, कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे न जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना होगा, उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी,
विद्यार्थी को पढ़ने के लिए प्रेरित है दोस्तों, यहां पर प्रेरित करना होगा। तो सही आंसर होगा आपका यहां पर ऑप्शन सी। उसके समूह के सभी सदस्यों की अगर प्रवृत्ति बदली जाएगी तो उसकी प्रवृत्ति अपने आप बदल दी जाएगी। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व, बुद्धि, सृजनात्मकता या अभिवृत्ति। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? तो किसके परीक्षण हेतु किया जाता है भाटिया बैटरी का प्रयोग? बुद्धि के परीक्षण हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? बुद्धि लब्धि के बारे में क्या सत्य है दोस्तों? बौद्धिक आयु में व्युत्क्रमी संबंधित, कालानुक्रमिक आयु से प्रत्येक संबंधित, कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित, बौद्धिक तथा कालानुक्रमिक आयु दोनों से प्रत्येक संबंधित। दोस्तों जो बुद्धि लब्धि है वो कालानुक्रमिक आयु है, उसकी व्युत्क्रमी होती है दोस्तों, व्युत्क्रमी होती है। आपने पढ़ा होगा दोस्तों सूत्र के द्वारा। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? दोस्तों एक जानकारी और दे दूं, अभी तक अगर आपने शिक्षा मनोविज्ञान की हमारी क्लासें शॉर्ट एंड स्वीट जो नोट्सों के द्वारा हम दे रहे थे वो आपने अटेंड नहीं किए तो प्ले लिस्ट के अंदर प्ले लिस्ट बनी हुई है दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान क्लास। एक बार संपूर्ण क्लासें अटेंड कीजिए, शानदार नोट्स के द्वारा आपको वहां पर समझाया गया और वही क्वेश्चन जो इतने हमने क्वेश्चन देखे हैं अभी तक 26 क्वेश्चन, ये सभी के सभी आपको उन नोट्सों के द्वारा है मिल जाएंगे। उनसे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन है जो नहीं मिलने वाला है। तो सभी साथी जो वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखने के बाद बारी बारी से एक एक वीडियो आप शिक्षा मनोविज्ञान की क्लासों का भी जरूर अटेंड करना दोस्तों। देखते हैं बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया? केटेल ने, गिलफर्ड ने, थर्स्टन ने या स्पीयरमैन ने? तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? तरल मोजेक मॉडल केटेल ने। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर पर या चूहे पर? तो दोस्तों कुत्ते पर संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया था। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? विश्लेषणात्मक, मुक्त अंत, समस्या समाधान या अपसारी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये कैसे प्रश्नों से संबंध रखता है? विश्लेषणात्मक। यहां पे आपको बतानी है कि ग्रेड है जो अंकों से कैसे अलग है, इसका विश्लेषण करके समझाना है। तो ये कैसा हो गया? विश्लेषणात्मक प्रश्न हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? थोरनडाइक, थर्स्टन, स्किनर, क्रो एंड क्रो। प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है दोस्तों? थर्स्टन है। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्न में से कौन सा प्रतिभाशाली छात्र के लिए उचित प्रदत्त कार्य है? प्रतिभाशाली छात्र होता है उसके लिए उचित प्रदत्त कार्य कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन है, अन्य छात्रों की तुलना में समान परंतु अधिक अभ्यास, उनकी शक्तियों की सही दिशा देने तथा उसे व्यस्त रखने के लिए अपने साथी छात्रों को पढ़ाने के लिए कहना, विभिन्न विषयों पर आधारित विज्ञान की नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना, पूरी कक्षा से पहले उसे अपने पाठ्य पुस्तक शीघ्र समाप्त करने देना। दोस्तों यहां पे पूछा है कि प्रतिभाशाली छात्र होते हैं उनके लिए उचित प्रदत्त यानी उनको अगर आप कार्य देना चाहते हैं तो कैसा देंगे? तो बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। उनकी शक्तियों को सही दिशा देने और उन्हें व्यस्त रखने के लिए जो साथी छात्र है, जो कमजोर छात्र है, उनको पढ़ाने के लिए कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, विकास की प्रक्रिया के 4 बुनियादी तत्वों की पहचान की गई है। एरिक्सन के द्वारा, स्किनर के द्वारा, पियाजे के द्वारा या कोहलबर्ग के द्वारा? क्वेश्चन को समझें, विकास की जो प्रक्रिया है उसके जो 4 बुनियादी तत्व है उनकी पहचान किसके द्वारा की गई थी? पियाजे के द्वारा की गई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्न में से आदत क्या होती है?
संवेदनात्मक क्रिया, मूल संवेगात्मक क्रिया, पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति या उपरोक्त सभी। आदत क्या होती है? संवेगात्मक क्रिया होती है। संवेगात्मक क्रिया क्या होती है दोस्तों? संवेगात्मक क्रिया होती है। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पुनरावृत्ति के सिद्धांत किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? यहां पर मनोविज्ञानी नहीं है, मनोवैज्ञानिक है दोस्तों, मनोवैज्ञानिक। तो जो पुनरावृत्ति के सिद्धांत है वो किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है दोस्तों? थर्स्टन से, स्टैनली हॉल से, स्किनर से या फ्राइड से? तो सही आंसर आपका रहने वाला बी ऑप्शन, स्टैनली हॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अधिगम से संबंधित बहु प्रतिक्रिया का नियम किस श्रेणी का नियम है? मुख्य नियम है, गौण नियम है, मुख्य एवं गौण दोनों प्रकार का नियम है, या इनमें से कोई नहीं? तो अधिगम से संबंधित जो बहु प्रतिक्रिया का नियम है वो कैसा है दोस्तों? वो गौण नियम है। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का अपन जो आप है आंसर कमेंट करने के साथ आपने 35 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन किए हैं सही अटेंड, यह भी कमेंट करके बताएं। और जिन साथियों ने शेयर नहीं किया है वो इस वीडियो की लिंक को, हर एक मेरा साथी इस वीडियो की लिंक को शेयर जरूर करेगा। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की विधि है? छूकर सीखना, सुनकर सीखना, करके सीखना, उपरोक्त सभी? अधिगम विधि करके सीखना अधिगम विधि होती है। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो दोस्तों जल्दी से बताइए कितने क्वेश्चन आपके इस वीडियो से सही हुए हैं। और जिन साथियों ने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दें जल्दी से, शेयर नहीं किया शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे क्वेश्चन यहीं पर मिलने वाले हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।